हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस और हम कॉलिजन्स तक पहुंच गए थे। एंड दीज जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे हम उसमें समझ रहे थे कैसे कॉन्सेप्चुअल वे में करें, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस। तो जो लोग जेई मेंस और एडवांस के लिए इस पर अटैम्प्ट होने वाले हैं तो वो ज़रूर देखें इस सीरीज़ को। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और हमने क्वेश्चन 46 तक सॉल्व कर लिया था और आज शुरू करेंगे क्वेश्चन 47 के साथ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन 47 में एक डायग्राम भी है, वो डायग्राम मैं पहले आपको बना के दिखा देता हूँ। एक बैलिस्टिक पेंडुलम है। तो बैलिस्टिक पेंडुलम किसे कहते हैं? ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, इसको दो रस्सियों से टांग दिया है, इसी को बैलिस्टिक पेंडुलम कहते हैं। ठीक है। फिर एक बुलेट को मैंने फायर किया है, वो बुलेट को फायर किया है, और ये बुलेट फायर होने के बाद क्या हुआ कि इस पेंडुलम में ये इस पेंडुलम में चिपक गया, या फिर यूँ बोले तो अंदर गड़ गया ये। तो मोमेंटम, इसके कुछ मोमेंटम के कारण इस पूरे में कुछ एक वेलोसिटी आ गया होगा v, और बोला गया कि इस पूरे वेलोसिटी के कारण फिर मेरा जो ये पूरा सिस्टम था ये कुछ एक हाइट तक रेज हुआ है। इसका सेंटर ऑफ मास 10 मीटर तक रेज हो गया, 10 सेंटीमीटर, नॉट 10 मीटर। ये जो है कुछ ऐसे 10 सेंटीमीटर्स तक रेज हुआ, यानी कि दोनों के बीच का, तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट ओरिजिनली क्या था। ठीक है, तो उसके पहले हम ये v बता देते हैं, ये v क्या रहा होगा। तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो इनिशियली दिस इज़ माई पहला, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट सिनेरियो, दिस इज़ माई सेकंड सिनेरियो एंड दिस इज़ माई थर्ड सिनेरियो। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं एट सेकंड और थर्ड पे। E2 विल बी इक्वल टू E3। तो कॉलिजन के बाद जो दोनों बुलेट और मेरा बैलिस्टिक पेंडुलम दोनों एक सिंगल एंटिटी बन गया, और उसका काइनेटिक एनर्जी जो था दैट इज़ हाफ मास ऑफ द पेंडुलम प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, और ये पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो गया मेरे पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ m प्लस m इंटू जी एच। और यहाँ से m प्लस m एंड m प्लस m विल बी कैंसल्ड आउट, एंड मुझे v मिल जाएगा इक्वल टू √2gh। वैसे मैंने ये एक्सप्रेशंस बहुत बार देखा है, डिराइव किया है, और हमें अब पता है कि h हाइट पे वेलोसिटी कितना, √2gh ही आता है। 2 इंटू 9.81 इंटू हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर्स, मतलब 0.1 मीटर्स। हमेशा यूनिट्स का ख्याल रखें, और इसे आप यूनिट्स हमेशा ख्याल रखें और ऐसा यूनिट्स यूज़ करने की कोशिश करें हमेशा। तो यहाँ से 1.4 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा ये। नेक्स्ट, बस इसके बाद अब क्या करना है मुझे, लीनियर मोमेंटम जो वन से यहाँ पे है, दिस शुड बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम एट 2, मतलब मास ऑफ द बुलेट इनटू वी शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट प्लस ये m
इंटू वी। और यहाँ से मैं एम बी निकाल सकता हूँ। व्हाट इज़ एम बी? एम बी इज़ 0.025 इंटू वी बी, जो कि मुझे पता करना है, विल बी इक्वल टू टोटल मास विल बी 5.025 इंटू वी, दैट इज़ 1.4। और यहाँ से वी बी मुझे पता लग जाएगा, ये अराउंड आ रहा है 281.54 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए क्वेश्चन 48 कह रहा है व्हाट इज माय क्वेश्चन 48 कि अ बुलेट ऑफ मास 20 grams moving horizontally at a speed of 300 meters per second is fired into the wooden block of mass 500 grams suspended by a long string, and the bullet crosses the block and emerges from the other side. If the center of mass of the block rises through a height of 20 centimeter, find the speed of the block as it emerges from the block. तो फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये। क्या है कि एक बुलेट जिसका मास 20 ग्राम्स है इनिशियली, और वो मूव कर रहा है 300 मीटर्स पर सेकेंड से, इज फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक जिसका मास 500 ग्राम है, 500 ग्राम्स। ये इसकी ओर फायर किया और बोला है कि बुलेट फिर इस ब्लॉक के आर पार निकल गया, ये आर पार निकल गया कुछ वीबी से, एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक राइजेस थ्रू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। और ये आर पार निकला और इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ वी एम मान लेते हैं इसे। तो क्या है, ये जो फिर ब्लॉक है इसके बाद ये कुछ हाइट तक ऊपर गया है, और ये कितने हाइट तक ऊपर गया है, फिर से ये 20 सेंटीमीटर हाइट तक ऊपर गया है। फिर से हम केस 1, केस 2, केस 3 बोल देते हैं। फिर से हम एनर्जी एट 2 और एनर्जी एट 3 को इक्वेट करेंगे तो हम Vm निकाल लेंगे। Vm का एक्सप्रेशन सिमिलरली टू 2gh, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 9.81 इंटू h इज़ 0.2, और इसे जब आप एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करोगे तो ये आ जाएगा 1.98। या फिर चलिए इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, वैल्यूज़ को आसान बनाने के लिए मैं इसे 10 ले लेता हूँ, तो अंदर में 4 आ जाएगा, तो √4 इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो मुझे Vm पता चल गया, बस Vm पता चल गया। अब मोमेंटम एट 1 और मोमेंटम एट 2, केस 1 और केस 2 का मोमेंटम्स को इक्वेट करेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा। केस 1 में क्या टोटल मोमेंटम होगा, तो मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट इज़ 0.02 kgs इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ 300 इक्वल टू सेकेंड सिनेरियो में जो टोटल मोमेंटम होगा दैट विल बी मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज़ 0.5 इंटू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक दैट इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड। Vm हमने भी निकाला है, ये 2 मीटर्स पर सेकेंड, प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो कि हमें निकालना है। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 इंटू 300 विल बी 6 इक्वल टू 1 प्लस 0.02 VB
और यहाँ से 5 इक्वल्स टू 0.02 वी और वी यहाँ से आ जाएगा 500/2 यानी कि 250 मीटर्स पर सेकेंड। ये था क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 में कहा है कि टू masses m1 and m2 आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। दो masses है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और मास m1 और ये मास m2 मान लिया इसे, ठीक है। और कहा है कि ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो यानी कि कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा होगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो हम मान सकते हैं। तो यहाँ से मेरा एनर्जी भी कंजर्वेशन लगा सकते हो और मोमेंटम का कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं इस सिस्टम पे। तो इनिशियली द स्प्रिंग इज़ स्ट्रेच्ड, मान लिया कि इनिशियली द स्प्रिंग वाज इन अ स्ट्रेच्ड कंडीशन, तो क्या होगा, तो फिर ये वाला ब्लॉक इधर को मूव करना चाहेगा और ये वाला ब्लॉक इधर को मूव करना चाहेगा, और ये x0 से इनिशियली स्ट्रेच्ड है। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू मासेस बिफोर दे अगेन केम टू रेस्ट। तो स्ट्रेच कंडीशन से जब छोड़ा है तो मान लिया ये m1 जो ब्लॉक है ये कुछ आगे की ओर आया, और ये जो m2 ब्लॉक है ये भी कुछ आगे की ओर आया होगा। मतलब मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ है, कितना आगे आया है, बस मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूँ। अगर कुछ एजम्पशंस में गलत होगा तो उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। मान लिया कि m1 ब्लॉक कुछ x1 आगे आ गया और m2 ब्लॉक कुछ x2 आगे की ओर आ गया, और वापस से रेस्ट पे आ गई दोनों। तो फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। फिर बोला गया है कि टू मासेस m1 m2, हाँ ठीक है, इनिशियली x0, तो मुझे ये डिस्टेंस x1 x2 पता करना है, दैट्स इट। तो एक चीज़ देखिए, ओरिजिनली मैं मान लेता हूँ सबसे पहले फर्स्ट केस में ये जो सेंटर ऑफ मास है ये कहीं ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल कोई भी फोर्स लगा नहीं है। तो इसके बाद भी जो इसका हमारा ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है अभी भी ओरिजिन पे लाई करेगा, यानी कि m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब मैं लगाऊंगा दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन। स्टार्टिंग में जो हमारा ब्लॉक्स था उसे मैंने रेस्ट से रिलीज़ किया है, यानी, और स्प्रिंग में x0 इलोंगेशन है, यानी कि सिर्फ एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम के पास, हाफ के x0² शुड बी इक्वल टू, फाइनली क्या हुआ, हाफ के, अब कितना इलोंगेशन बचा होगा, अगर बचा होगा तो x0², x0 तो पहले था, अब x1 कंप्रेशन m1 ने किया और x2 कंप्रेशन m2 ने किया है, होल स्क्वायर। ये मेरा आ गया दूसरा इक्वेशन। तो दूसरे इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें तो k/2 एंड k/2 विल बी कैंसल्ड आउट, सो यहाँ से x0² विल बी इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 2। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स x1 और x2 है और दो इक्वेशंस है, तो यहाँ से बस अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 2 को हम कुछ दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो x0 माइनस x1 माइनस x2 कैन बी रिटन एज प्लस माइनस x0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो ठीक है। तो एक केस आ गया व्हेन
एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू इज़ प्लस एक्स नॉट, और दूसरा केस व्हेन एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू इज़ माइनस एक्स नॉट। तो इधर देखेंगे तो यहाँ से माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस विल बी ज़ीरो। और इसे आप सॉल्व करोगे जब, तो एक्स वन भी ज़ीरो और एक्स टू भी ज़ीरो आ जाएगा। तो मतलब ये मेरा इनिशियल सिनेरियो, मतलब जो पहला केस है ना, इसको दिखा रहा है जब एक्स वन और एक्स टू दोनों ज़ीरो थे। अब दूसरा वाला इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो एक्स वन प्लस एक्स टू विल कम आउट एज 2x नॉट, और पहला इक्वेशन का यूज़ करें हम तो यहाँ से हमें x2 लिख सकते हैं m1 x1 अपॉन m2। बस अब इसे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो x1 1 प्लस m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2x नॉट। फर्दर यहाँ से फिर x1 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2m2 x नॉट अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली आप जब दोनों इक्वेशन x1 का वैल्यू रखोगे आप इस सेम इक्वेशन में, तो x2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2m1 x नॉट अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में बोला द टू ब्लॉक्स ऑफ m1 m2 आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k and a block of mass m2 is given a sharp impulse so that it acquires a velocity v naught towards right। चलिए ठीक है, फिर से ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम का क्वेश्चन। तो देखिए दिस इज m1 एंड दिस इज m2। कहा है कि एक इम्पल्स दिया है, मतलब सच दैट कि m2 के पास एक वेलोसिटी आ गई v नॉट राइट की ओर। ये डायग्राम दिया है, ये मेरा सबसे पहला सिनेरियो है। तो सबसे पहले मुझे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो VCM क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम देखेंगे तो v1 तो ज़ीरो है, m2 v नॉट अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा VCM। बी में पूछा है मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफ़र। तो देखिए मैंने ये पार्ट अपने पिछले इसी चैप्टर के पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैक्सिमम इलोंगेशन जो स्प्रिंग में वो कब आएगा। वो तब आएगा जब दोनों ब्लॉक्स सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे होंगे किसी एक पॉइंट पे। उस पॉइंट पे स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा डैट विल बी मैक्सिमम। मान लिया ये कुछ VC, ये भी VC से ट्रैवल कर रहा है, तो ये VC कितना होगा पहले तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं ये मेरा दूसरा सिनेरियो इसको मान लेता हूँ। तो P1 इक्वल्स टू P2 मैं करूँगा, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन 1 और 2 के बीच में लगाऊँगा, तो मुझे मिल जाएगा m2 v नॉट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू VC। और ये जो VC है ये देखिएगा तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी के बराबर ही आ गया। ठीक है, VC मुझे पता चल गया। अब मैक्सिमम इलोंगेशन बताना है, तो मैं एनर्जी जो 1 और एनर्जी
एट 2, ये दोनों पे एनर्जी कंजर्व करवा दूंगा, क्योंकि मेरा सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन दिया नहीं तो फ्रिक्शन मानेंगे नहीं, उसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। सो दोनों पॉइंट्स पे हम एनर्जी कंजर्व करेंगे और देखते हैं एनर्जी कंजर्व करके हमें क्या मिलता है। तो एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं। तो एनर्जी एट 1 पे क्या होगा, 1 पे तो सिर्फ m2 के पास एक वेलोसिटी है, तो m2 के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। सेकंड केस में दोनों ब्लॉक्स के पास वेलोसिटी है, यानी कि हाफ, और कॉमन वेलोसिटी है, तो m1 प्लस m2 इंटू vc²। और स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन भी तो आया है, तो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, दैट इज़ हाफ k x²। बस अब यहाँ से आप वैल्यूज़ vc का वैल्यू रखिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए, यही मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। चलिए करके देखते हैं। पहले हाफ को कैंसिल आउट कर दिया, m2 v0² इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू vc² विल बी m2² v0² अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस kx²। तो m1 प्लस m2 कैंसिल आउट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और इसके बाद हमारे पास kx² विल बी इक्वल टू m2 v0² माइनस m2² v0² अपॉन m1 प्लस m2। इसे फर्दर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा m1 m2 v0 और m2² v0² कैंसिल आउट, तो बचेगा m1 m2 v0² अपॉन m1 प्लस m2। बस अब यहाँ से x का वैल्यू आ गया, दैट इज़ m1 m2 अपॉन km1 प्लस m2 रूट अंडर, और v0² बाहर रूट के बाहर ले गए तो सिर्फ v0 बच गया, एंड दिस विल बी माई मैक्सिमम इलोंगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन 51 में कहा है, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम एंड सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F। तो क्या है, दोनों प्रीवियस प्रॉब्लम का जो सवाल था, इसमें इस बार दोनों ब्लॉक्स को एक फोर्स F से खींच रहे हैं, ठीक है। तो जब फोर्स F से खींचेंगे तब बताना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में क्या होगा, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। तो मान लिया ये, और ये एक इंस्टेंट आएगा, उस इंस्टेंट पे ये दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे आएंगे, ठीक है। एक छोटे से इंस्टेंट के लिए मान लिया उस टाइम पे ये x1 मूव किया और ये x2 मूव किया होगा, ठीक है। तो देखिए इस केस में भी मेरा टोटल सिस्टम पे जो एफ नेट है वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स मेरा लेफ़्ट को लग रहा है, एक फोर्स राइट को लग रहा है, तो नेट फोर्स विल बी एफ माइनस एफ ज़ीरो। सो अभी भी एफ नेट जो सिस्टम पे है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि मेरा लीनियर मोमेंटम मैं अभी भी कंजर्व कर सकता हूँ। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अभी भी इनिशियल पोजीशन पे ही होगा, यानी कि m1 x1 विल बी इक्वल टू m2 x2। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद मैं देखूँगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए इस ब्लॉक को देखें हम, तो ये फोर्स इस ब्लॉक पे लेफ़्ट को
पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, मतलब जिस तरफ को फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एक फोर्स के कारण वर्क डन इज़ F1 x1 प्लस दूसरा फोर्स ये है, इसके कारण वर्क डन इज़ Fx2 और दिस फोर्स टोटल वर्क डन इज़ इक्वल टू द नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये पहला सिनेरियो, ये दूसरा सिनेरियो। तो फाइनल एनर्जी सिस्टम में क्या है, फाइनली सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है हमारे स्प्रिंग के अंदर और टोटल एलोंगेशन विल बी x1 प्लस x2। बस यही है हमारे स्प्रिंग के अंदर। तो यहाँ से हमें मिल गया 2 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशन। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ से f कॉमन लिया, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 को इस साइड भेज दिया और k को भी मैं इस साइड ले आता हूँ, तो उसको थोड़ा रीअरेंज कर दिए, तो k x1 प्लस x2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक x1 प्लस x2 को कॉमन निकाल लिया मैंने, तो अंदर में बच गया ये 2f माइनस k x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 प्लस x2 के दो वैल्यूज़ आए, एक तो x1 प्लस x2 इज़ 0 और दूसरा इसको जब 0 करेंगे तो x1 प्लस x2 विल बी 2f बाई k। और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये तो मेरा सिनेरियो 1 को शो कर रहा है, ये सिनेरियो 2 का है, मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन, जो कि शायद पूछा भी यही था, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी दिस। और अब x1 और x2 के वैल्यूज़ निकालना है, तो फिर से दिस इज़ इक्वेशन 3 मान लिया और यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3 तो मुझे मालूम है m1 x1 इज़ m2 x2, यही मेरा इक्वेशन 1 था। तो मैं इसमें x1 का वैल्यू रखता हूँ जब, तो x1 विल बी m2 x2 अपॉन m1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2f बाई k और यहाँ से x2 का वैल्यू मिल जाएगा 2f m1 अपॉन k m1 प्लस m2। सिमिलरली x1 का वैल्यू आप निकाल लोगे अब 2f m2 अपॉन k m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब मैं आपको एक बार बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन अगर आपसे बन गया तो आप कॉलिजन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के फिर बादशाह बन गए आप। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में इस बार जो फोर्स लग रहे हैं दोनों ब्लॉक्स पे, दे आर नॉट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। m1 ब्लॉक पे F1 फोर्स लग रहा है, m2 ब्लॉक पे F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फिर से मुझे पूछा मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है मुझे स्प्रिंग में, कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। एक चीज़ देखिए, इस बार जो है मेरा सेंटर ऑफ मास अब मूव करेगा क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि F2 इज़ ग्रेटर देन F1 और ये पॉइंट जो है ये आगे की ओर, इसका एक्सेलरेशन इज़ ACM। तो व्हाट विल बी ACM? F net is equal to mass of the system into ACM। तो यानी कि ACM will be F net which is F2 minus F1
अपॉन मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2। अब इसके बाद हम आते हैं अपने ब्लॉक्स पे। तो पहला ब्लॉक देखिए, हम जो है इस क्वेश्चन को F1 F2 अलग अलग है और वो बराबर है नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन पे हम सेंटर ऑफ मास को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास मेरा एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है मतलब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या करते हैं, स्यूडो फोर्स ऐड करते हैं एक। तो बस यहाँ भी वही करेंगे, हम एक स्यूडो फोर्स ऐड करेंगे और आगे फिर बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ब्लॉक 1 को देखते हैं। ब्लॉक 1, तो ये मेरा ब्लॉक 1 है जिसके ऊपर एक फोर्स F1 एक्ट कर रहा था। अब मेरा सेंटर ऑफ मास राइट को जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा लेफ़्ट को। एंड व्हाट विल बी द स्यूडो फोर्स, दिस विल बी m1 इंटू ACM। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास से मैं देख रहा हूँगा तो मुझे कौन सा फोर्स दिखेगा, F डैश विल बी F1 प्लस m1 ACM। और इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F1 डैश विल बी इक्वल टू F1 प्लस m1 इंटू F2 माइनस F1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसे अब थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m2 F1 प्लस m1 F2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली ब्लॉक 2 देखते हैं अब हम। ब्लॉक 2, तो ब्लॉक 2 जब हम देखेंगे तो फिर से मेरा ब्लॉक है। ब्लॉक पे आगे की ओर तो एक F2 फोर्स लग ही रहा था, बट आगे की ओर लग रहा है ठीक है, लेकिन एक स्यूडो फोर्स भी तो लगेगा। और वो स्यूडो फोर्स होगा पीछे की ओर m2 ACM। तो जो नेट F2 डैश मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम से दिख रहा होगा दैट विल बी F2 माइनस m2 ACM दैट इज इक्वल टू F2 माइनस m2 इंटू F2 माइनस F1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसे आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो F2 डैश विल बी इक्वल टू m2 F1 प्लस m1 F2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए हमें इससे क्या फ़ायदा मिला, सेंटर ऑफ मास से मुझे दोनों फोर्स F1 डैश और F2 डैश बराबर ही दिख रहे हैं और इसको मैं F डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास से अब हम अपना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा। तो जो F1 डैश है, जो फोर्स ब्लॉक 1 पे लग रहा है, वो वर्क कर रहा होगा F1 डैश इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ माई डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी x1 प्लस ये तो ठीक है, दिस इज x1, लेकिन ये x1 क्या होगा, ये जो x1 लिख रहे हैं ना हम, ये तो हम आपका क्या बोलते हैं उसे, x1 हम लिख रहे हैं यहाँ से, ये एब्सोल्यूट x1 है। ठीक है, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के कर रहे हैं तो हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x1, देखिए
ये ब्लॉक आगे की ओर x1 गया है और सेंटर ऑफ मास पीछे की ओर मान लिया xcm गया है, तो रिलेटिव क्या होगा x1 प्लस xcm प्लस F2 डैश से कितना वर्क डन होगा, तो F2 मेरा फिर से x2 आगे की ओर गया है। देखिए x2 तो मेरा एब्सोल्यूट जो है वो आगे की ओर गया है, ये एब्सोल्यूट है, लेकिन फिर से मैं रिलेटिव बताना है, तो xcm मेरा आगे और गया है, यानी कि रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेट विल बी x2 माइनस xcm इन केस ऑफ block 2, and this will be again equal to स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा दैट इज़ हाफ टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज़ माई एक्स, तो यहाँ भी फिर से हम रिलेटिव देखेंगे, तो एक तो x1 मेरा इतना आया है दैट इज़ x1 प्लस xcm प्लस m2 इतना मूव किया है, यानी कि x2 माइनस xcm होल स्क्वायर। देखिए इसमें ये हुआ कि सारे xcm तो कैंसिल आउट हो गए। लोग इस स्टेप को दिखाते नहीं हैं, बट ये आपको दिखाना चाहिए क्योंकि दिस इज़ द करेक्ट मेथड। और यहाँ से भी xcm कैंसिल होगा क्योंकि f1 और f2 इज़ सेम, तो मैं f डैश इसको लिख देता हूँ, f डैश x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स k x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। बस अब यहाँ से फिर से पुराना वाला मेथड, यहाँ से फिर से x1 प्लस x2 जो इलोंगेशन है डेट विल कम आउट टू बी 2f डैश अपॉन k, और f डैश मुझे पता है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स f डैश वॉज m1 f2 प्लस m2 f1 अपॉन m1 प्लस m2। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, फिर स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो